गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो अपन पढ़ रहे थे। कल पर अपन ने पढ़ी थी जनसंख्या की विशेषताएं। जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से बढ़ती जा रही है उसी के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आज अपन उस जनसंख्या वृद्धि के बाद में अपन पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उन समस्याओं के बारे में अपन ने कल देखा था कि जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं हुई थी। तो उन समस्याओं का रिवीजन करके और हम फिर उसका समाधान पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। उन समाधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की जो समस्याएं थी वो समस्याएं कौन कौन सी थी। कल अपन ने पढ़ी थी जनसंख्या वृद्धि की पहली समस्या अत्यंत तीव्र वृद्धि और भयावह वृद्धि। यानी आज विश्व के पटल पर हमारी जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है तो ये हमारे लिए एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। समस्या क्यों है? क्योंकि जनसंख्या अगर इसी गति से बढ़ती रही तो हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन क्या है, हमारे पास सीमित है और उसके बावजूद भी हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रकृति पर या पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तो सीमित है लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो आने वाले समय में हमारे साथ क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, किस प्रकार से हमें चिकित्सा सुविधाओं का अभाव हो सकता है, किस प्रकार से शिक्षा का अभाव हो सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए एक पर्याप्त जो जनसंख्या होती है और उतना जितनी मात्रा में हमारे पास संसाधन होता है उतना ही हम कार्य कर पाते हैं। हम अपने परिवार की दृष्टि से अगर देखें कि हमारे परिवार में जितने साधन या जितनी अपनी पूंजी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। तो सेम उसी प्रकार देश के पास जो संसाधन उपलब्ध है वो संसाधनों के आधार पर ही जनसंख्या की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उन संसाधनों से हमारी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उस कंडीशन में आप भी जानते हो कि फिर वो भूखमरी वाली समस्या, बेरोजगारी वाली समस्या जो आज भी अभी वर्तमान में पनपने लगी है ये और बड़े स्तर पर पनप जाएगी। तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उस कंडीशन में फिर वही एक ही रास्ता होता है कि उस कंडीशन में व्यक्तियों की मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधाएँ नहीं मिल पाएगी। तो इस कारण से हम इन समस्याओं का कोई ना कोई समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, हमारी जो सरकार है वो बहुत सारे ऐसे नीति नियम बना करके इन समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करती है। जैसे कि अपन अभी आज नया चर्चा में है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल पारित, लेकिन उसका बहुत सारे लोग उसका विरोध भी करते हैं क्योंकि सत्ता में क्या होता है, पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए इस प्रकार की जनसंख्या के हित के जो कानून है वो कानून भी पारित नहीं होने देते हैं। तो पहली समस्या अपनी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, उसके साथ ही साथ दूसरी सीमित संसाधन, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन उपलब्ध है तो जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम उतनी मात्रा में कर सकते हैं। तीसरा है एक ही स्थान पर जनसंख्या का दबाव, जो अपना पॉइंट है जिसमें अपन बोलते हैं वितरण संकेंद्रित, यानी वितरण एक ही स्थान पर ज़्यादा केंद्रित है। यानी जैसे पृथ्वी का कुछ हिस्सा है जिसके ऊपर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है तो उसी प्रकार अपन बात करें कि कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर वीरान बिल्कुल कोई व्यक्ति निवास नहीं करता और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक ही स्थान पर यदि दबाव बढ़ेगा तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये भी एक हमारे लिए समस्या है। तीसरी बात करें बिना बसे भूभागों पर निराशा। बिना बसे भूभागों पर निराशा से हमारा अभिप्राय सीधा है कि ऐसे क्षेत्र जो वीरान है, जंगल है, जहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता, उन पर किसी भी प्रकार के व्यक्तियों का निवास न तो अभी है और न आगे भविष्य में अपने को लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और लोगों की संख्या उसी क्षेत्र में बढ़ेगी जहाँ पर पहले से बढ़ी हुई है। तो ऐसे क्षेत्रों से हमारे बात निराशा लगी। निराशा का मतलब से हमारा अभिप्राय सीधे अपन बात करें कि ऐसे क्षेत्रों पर सरकार द्वारा या मानव द्वारा ऐसे प्रयास करने चाहिए थे जिससे वहाँ पर जनसंख्या अन्य स्थानों से वहाँ पर प्रवास कर सके और प्रवास के माध्यम से जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो सके। लेकिन इसके में भी हमारे निराशा हाथ लगी है। नेक्स्ट वाला अपन बात करें प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंधों के तहत अपन बंधे होते हैं। जैसे प्रकृति, कुछ निश्चित नियम होते हैं प्रकृति के, उन नियमों को अगर मानव परिवर्तित करने का प्रयास करता है तो उसका भुगतान भी मानव को ही करना पड़ता है। कुछ मानवीय प्रकृति होती है। तो इस प्रकार दोनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या है, घातक है, क्योंकि हमारी हम कुछ एक तरह से प्रतिबंधों के तहत अपना जीवन यापन करते हैं। मानव भी अपने प्रतिबंध और प्रकृति भी अपने नियमों के अनुरूप ही चलती है। अब इस संतुलन को यदि तोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, बड़ी आपदा लेकर आता है। तो बहुत सारी आपदाओं को जन्म देता है। तो ये तो थी हमारी समस्याएं। अब इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, इन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं, उनके बारे में अपन आज देखेंगे कि इन समस्याओं के समाधान में सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि के लिए भौगोलिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर आर्थिक उत्पादन को बढ़ाना। यानी हमारे भूतल पर या हमारी पृथ्वी पर जो संसाधन उपलब्ध है उनका विवेकपूर्ण ढंग से यदि प्रयोग किया जाए, विवेकपूर्ण ढंग से
प्रयोग करने से हमारा मतलब होता है कि सीधे केवल उनका अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही हम उपयोग करें, ज़्यादा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उनका उपयोग ना करें। केवल ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास जो संसाधन है, जितनी अपने को आवश्यकता है उतना अपन उसका उपयोग करें, आवश्यकता से ज़्यादा उसका उपयोग ना करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसको बचाकर सुरक्षित रखें। तो जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर आर्थिक उत्पादन को बढ़ाया भी जाए, आर्थिक उत्पादन भी बढ़े और संसाधन भी आवश्यकता अनुसार ही उपयोग में लिए जाए। दूसरे नंबर पर अपन बात करें औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। औद्योगिकरण के साथ साथ परिवहन, संचार साधनों, खनन, उद्योग और निर्माण उद्योगों की इन सभी की उन्नति का प्रयास करें, यानी इनको बढ़ावा देने के ऊपर प्रयास करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार की प्राप्ति हो सके। यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण का प्रयोग अधिकतम किया जाए। कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है। केवल ये इनका उत्पादन उतना ही करें जितनी अपने को आवश्यकता है, क्योंकि अपन आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं और दूसरे राज्यों को या दूसरे देशों को अपन ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल जो संसाधन जैसे कोयला है, कोयले से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। अब कोयला तो अपने पास धरातल के आंतरिक भागों में जो कोयला है वो तो हमारे पास सीमित है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका खनन करेंगे तो वो तो एक दिन समाप्त होगा। तो हमें उसका उत्पादन उतना ही करना चाहिए जितनी अपने को आवश्यकता हो। तो इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण होना भी आवश्यक। नियंत्रण करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रभावी नियंत्रण लागू करके भी हम भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा अपन बात करें शिक्षा का प्रसार, अधिक से अधिक, यानी हर व्यक्ति, आज भी अपन पढ़ते हैं हमारे भारत की जो साक्षरता है वो 74% पर ही अटकी हुई है, यानी आज भी हमारे 26% व्यक्ति निरक्षर है। अब जो 26% व्यक्ति निरक्षर है उनको हम समझाना भी चाहते हैं लेकिन वो समझने का प्रयास नहीं करते। तो हमें अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार करके इस साक्षरता के स्तर को 100 पर ले जाना होगा, तब जाकर के हर व्यक्ति उससे संबंधित समझेगा और उसको समझाएंगे तो वो उन चीज़ों से वाकिफ़ होगा। क्योंकि एजुकेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि का विकास कर सकते हैं और बुद्धि के विकास के साथ साथ हम इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए भविष्य के लिए हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों के बारे में अपने को जानकारी तभी प्राप्त होगी जब अपन शिक्षा का प्रसार करेंगे। विज्ञान और तकनीकी, लोगों को विज्ञान और तकनीकी का प्रशिक्षण दे करके अधिक से अधिक जागरूकता, यानी विज्ञान और तकनीकी एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से लोग अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, विवेकपूर्ण ढंग से कार्य कर सकते हैं। तो उनको प्रशिक्षण दे करके लोगों में जागरूकता पैदा करना हमारे लिए आवश्यक है। या फिर दूसरी चीज़ अपन बात करें तकनीकी के माध्यम से, आज या विज्ञान के माध्यम से अपन बात करें तो व्यक्तियों को घर बैठे हुए अपन इस क्षेत्र के प्रति जागरूक बना सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक बना सकते हैं। कि एक परिवार में अपन कई बार अपन ऐसी परिस्थितियां देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में ऐसा परिवार होता है जिसमें क्या होता है, जैसे एक ही व्यक्ति है कमाने वाला, उस घर में एक व्यक्ति है और उसके परिवार की जो सदस्यों की संख्या है वो करीबन 10-15 होती है। अब एक व्यक्ति उन 10-15 सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएगा? उसकी जो इनकम का सोर्स है वो तो एक लिमिट है, लिमिट के तक है, और उस लिमिट के अंतर्गत या उसके जो सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है, उस स्रोत है, उससे उन 15 व्यक्तियों के परिवार को का संचालन कैसे करता है? एक परिवार उसके जस्ट बराबर में रहता है जिसके पास हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और उसके उनके 2 बच्चे, माता पिता है वृद्ध, तो वो अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। और एक जो होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इन चीज़ों के प्रति, यानी जनसंख्या वृद्धि के प्रति समझना होगा ताकि उस परिवार को, 15 बच्चे, 15 को हम न तो कि एक भी बच्चे को हम न तो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, न अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, न अच्छा खान पान दे सकते हैं, उनका जो पोषण स्तर है वो भी बहुत ज़्यादा नीचा रहता है। लेकिन एक सीमित परिवार के अंतर्गत ये समस्याएँ नहीं होती है। तो इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तभी जाकर के इन चीज़ों के बारे में वो अच्छे से समझ पाएगा। और ये सारे काम शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से लोगों को समझाकर, लोगों को जागरूक करके किया जा सकता है। ये चीज़ें अपन कई बार एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते रहते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में कि एक परिवार होता है, वो गरीब परिवार है, और वो गरीब आज के 5 साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। क्योंकि वो क्या है, आज भी प्रकृतिवादी है, भाग्य विधाता जिसको बोले, यानी भाग्य वो ईश्वर के हाथ में सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। कि साहब 10 बच्चे, जब भगवान ने इनको पैदा किया है तो सीधी सी बात है भगवान इनको खाने को भी देगा। लेकिन जब व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, बिना कर्म के उनको खाने को कहाँ से प्राप्त होगा? और कर्म तब करेगा, तब अच्छे कर्म करेगा जब उसमें शिक्षा के माध्यम से अच्छा ज्ञान उसको मिलेगा। सभी कार्य ऐसे होते हैं जब शिक्षा के माध्यम से हम इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो शिक्षा का प्रसार हमारे लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट, कृषि का नवीनीकरण।
आज हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमारे मशीनीकरण का युग जो आज वर्तमान में चल रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में हम मशीनीकरण के युग की बात करें तो इसको बढ़ावा दे करके हम अधिक से अधिक उत्पादन करके खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकते हैं। अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार जो होता है ये कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है, वो उसकी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके कृषि का नवीनीकरण यानी कृषि के क्षेत्र में अपने को इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट अपन बात करें सागरीय संसाधनों का उपयोग। सागरीय संसाधन जैसे कि अपन बात करें कि विद्युत उत्पादन के लिए हमें जल का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। सागरीय संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संसाधन जो हमारे पास अनलिमिटेड है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाले, तो उन संसाधनों का सौर ऊर्जा के माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन, तो ये इसको बढ़ावा दिया जाए। सागरीय जो अपन ज्वारीय ऊर्जा जो उत्पादित करते हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, तो ऐसी ऊर्जा जिससे हमारे कोयला पेट्रोलियम जो क्षेत्र है वो सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में उनका हम उपयोग कर पाएंगे। तो सागरीय संसाधनों को बढ़ावा देकर या उनका उपयोग करके भी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। जनसंख्या का अल्प बसें यानी जहाँ पर कम जनसंख्या है उन क्षेत्रों में प्रवास करवाया जाए। अभी प्रवास कैसे करेंगे? जब एक व्यक्ति को वहाँ पर वो सारी सुविधाएं जो यहाँ पर मिल रही है वही सुविधाएं उस क्षेत्र में भी अगर मिलेगी तो व्यक्ति अपने आप प्रवास करेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे व्यक्ति अपने इस क्षेत्र सकेंद्रित क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा केंद्र है जनसंख्या का, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर अल्प बसे क्षेत्रों में जाकर निवास करने लगे, क्योंकि वहाँ पर भी उनको वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए, तभी जाकर व्यक्ति वहाँ पर प्रवास कर पाएगा या वहाँ से निकलकर अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ पाएगा। ये 6 नंबर। 7 नंबर पर अपन बात करें देरी से विवाह, परिवार नियोजन और सीमित परिवार। ये भी एक हमारी जनसंख्या वृद्धि के लिए एक समाधान है कि देरी से विवाह होगा तो उनके परिवार की जो संख्या है, बच्चे देरी से होंगे तो उनके परिवार की जनसंख्या जब तक वो अपने इस्टेब्लिश हो जाती है यानी अपने आप को सक्षम बना लेते हैं और उसके बाद में उनके बच्चे होते हैं तो उसमें इतनी समस्याएं नहीं होती है। तो अब जल्दी विवाह होते हैं तो उससे क्या होता है, जल्दी बच्चे हो जाते हैं और जल्दी बच्चे होते हैं तो वो कमाने के लिए या अपने आप को सक्षम नहीं बना पाते, उससे पहले उनके परिवार की संख्या बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो देरी से विवाह भी किसी न किसी रूप में हमारे लिए सहायक बन सकता है। परिवार नियोजन को अपनाकर, परिवार नियोजन यानी बच्चों के मध्य में एक सीमित परिवार को अपना करके साथ ही साथ परिवार नियोजन जैसी जो प्रक्रिया सरकार द्वारा संचालित है उनका भी अपन को ध्यान रखते हुए अपने परिवार को सीमित बनाए रखना है, ताकि हम उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, सब सारी चीज़ें प्रदान कर सकें और इसके माध्यम से हम हमारी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं थी और ये उनके समाधान थे। इनको एक बार बड़े ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझने का प्रयास करना है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हो गया जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जो है जनसंख्या का संक्रमण किस प्रकार से, संक्रमण कोई बीमारी नहीं है। जनसंख्या संक्रमण यानी एक व्यक्ति अनपढ़ से पढ़े लिखे की ओर, जो अविकसित क्षेत्र है उससे विकसित की ओर किस प्रकार से बढ़ता है, तो वो संक्रमण वाला सिद्धांत है। वो कुछ सिद्धांतों के माध्यम से जो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपने को इस वीडियो में ये चीज़ है कि जनसंख्या वृद्धि का समाधान क्या हो सकता है उनके बारे में पढ़ा, और आप लोगों से उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में भी आया होगा और इसको बड़े ध्यान से समझने का, और एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2 बार देखें, बुक को 2 बार रीड करें और इसके नोट्स जो है कॉपी में लिखते रहे। धन्यवाद।